आपको इधर बता देता हूँ। देखिए, जो MSN 1 हो, जो MSN 2 है, इसका क्वेश्चन उसमें, उसका क्वेश्चन इसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप मत घबराइएगा कि MSN 2 का है तो 1 में नहीं पूछेगा, 1 का है तो 2 में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, पूछ देगा। आपको बस अपना क्लियर करके चलना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी व्यक्ति में बात करने की क्षमता न हो, अक्षमता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं, एफेजिया कहते हैं, एफेसिया कहते हैं। एफेसिया जो होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ तो जो एफेसिया वाला जो मरीज होता है, ये एफेजिया वाला मरीज में बोलती बंद हो जाता है या स्वर की हानि हो जाती है। ठीक है, या बोलने में समस्या आता है, वो एफेसिया होता है। यानी भाषा, कोई भी लैंग्वेज बोलने में, ठीक है, पढ़ने में, समझ गए, ये होता है। या स्वर का हानि हो जाना, लोप हो जाना, ये एफेसिया कहलाता है। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। IVP स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, IVP स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। किसका? गुर्दा का, ओवरी का, यूट्रस का, पैंक्रियाज का। तो जो IVP होता है वह स्टोन के उपचार में प्रयोग किया जाता है, वह किडनी के स्टोन। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है, ADH का दूसरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन होता है ADH, उसका दूसरा नाम क्या है? तो ADH का जो दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, ठीक है, और थायरोनिनिन एंड वैसोप्रेसिन। तो राइट आंसर क्या होगा? वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है, चौथा है, पाइलूरिया का मतलब क्या होता है? पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया। अब देखिए, पॉली मतलब क्या होता है? बहु, मतलब बहुत, और यूरिया मतलब क्या होता है? यूरिया मतलब यह मूत्र को संदर्भित करता है, यानी बहुत मूत्र, बहुमूत्र। ठीक है, तो अत्यधिक सेवन, एक्सेसिव इनटेक, अत्यधिक कौन, ठीक है, उसके एक्सेसिव न्यूट्रिशन, मूत्र का अतिक उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, मूत्र का एक्सेसिव पासेज हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, पॉलीयूरिया। भूख की कमी, भूख में कमी, भूख की कमी, भूख का ना आना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया। ठीक है, एस्फेक्सिया और एनोक्सिया एंड एनीमिया। तो भूख में कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, एनीमिया रक्त में कमी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है? विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है? द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सही होता है, प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ता है, एसिडोसिस सही होता है, क्षारमयता सही होता है। तो राइट आंसर होगा, विटामिन के इंजेक्शन देने से प्रोथ्रोम्बिन का स्तर बढ़ता है। ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, परनीसियस एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो अपने परनीसियस एनीमिया होता है ना किसी में, तो उसमें किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B एंड विटामिन B12। तो जो परनीसियस एनीमिया होता है वह विटामिन B12 के कारण होता है, इसके कमी से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कुस्मैन रिस्पायरेशन विशेषता है किसका? कुस्मैन, ठीक है, जो कुस्मेल होता है यह रिस्पायरेशन किसका विशेषता है? डायबिटिक केटाइडोसिस का, COPD का, ब्रोंकियल अस्थमा का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। तो देखिए, COPD श्वसन से संबंधित है, ब्रोंकियल अस्थमा का है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो कुस्माइल रिस्पिरेशन होता है इसका एक विशेषता डायबिटिक केटाइडोसिस होता है। ठीक है, डायबिटिक केटाइडोसिस होता है, यानी कुस्माइल रिस्पिरेशन इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, 9 नंबर का है, कहता है नॉर्मल सलाइन तुल्यांकी नमक के घोल में मौजूद क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, यानी नॉर्मल सलाइन जो होता है उस घोल में क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 0.7 ग्राम प्रतिशत, 0.9 GM परसेंटेज, ठीक है, 0.12 GM परसेंटेज, 0.20 GM परसेंटेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.9 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये होता है नॉर्मल सलाइन में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, कहता है पॉलीडिप्सिया शब्द संदर्भित करता है। पॉलीडिप्सिया, ठीक है, अति पिपासा। अति पिपासा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, अत्यधिक भोजन का सेवन, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक उत्सर्जन, अत्यधिक नींद। तो पॉलीडिप्सिया एक लक्षण है
मान के किसी पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट होता है, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट है तो उसमें पॉलीडिप्सीसिया का लक्षण पाया जाएगा। देखिए उसमें 3P पाया जाता है, ठीक है ना, एक तो आपका पॉलीयूरिया का होगा ही और एक पॉलीडिप्सिया का होगा ही, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया मतलब अत्यधिक प्यास, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगना जो होता है वह डायबिटीज़ वाले मरीज में पाया जाता है, ठीक है। 11 है प्यूटिट ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, एडीएच, ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा प्यूटिट ग्लैंड पूछ रहा है तो इसलिए हमारा ग्रोथ हार्मोन राइट होगा। वैसे प्यूटिट ग्लैंड से आपका एडीएच भी जो है क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है नाइट्रोग्लिसरीन को प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन किसके प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है? आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक में, जीईआरडी, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में और एंजाइना में, ठीक है। तो यह नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है यह आपके एंजाइना जो कि आपके चेस्ट पेन धीरे धीरे से लेकर जो होता है एंजाइना में तीव्र गति से, इसको रोकने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है बौनापन ड्वार्फिज्म के कारण किसकी कमी से होता है? ड्वार्फिज्म सेक्स हार्मोन, पीयूष हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ड्वार्फिज्म जो बौनापन होता है पैराथायराइड हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 नंबर है कहता है एपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखता है? ठीक है, हार्मोन्स, कर्निंग साइन, मैकबर्नी लक्षण, बेवेंस्की साइन। तो एपेंडिसाइटिस में आपका जो हार्मोन्स नहीं होगा, कर्निंग नहीं होगा, बेवेंस्की नहीं होगा, होगा कौन? मैकबर्नी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उच्च रक्तचाप में दाब कितना से अधिक होता है? यानी हाइपरटेंशन, ठीक है, एचटीएन के बारे में पूछ रहा है। हाइपरटेंशन, एचटीएन जो होता है हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, यह संदर्भित करता है 140 से 90, इतना से अधिक होने पर यह रक्तचाप में संदर्भित करता है। बट मैं बता दूं इस क्वेश्चन में 140 आपका 60 नहीं 90 नहीं दिखेगा, तो इसमें दिखेगा उसके आसपास वही होगा। तो इसमें आपका इधर ऑप्शन डी जो है यही राइट होगा, क्योंकि इसमें 150 से 100 दिया है, बाकी ये सब यहाँ पे सब कम है, ठीक है, ये तो एवरेज होता है और ये आपका डी इसका राइट होगा, ठीक है ना। फुरसामाइड एक क्या है? फुरसामाइड क्या है? एनाल्जेसिक है, डायूरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेंट्री है और प्रोटीन पंप इनहिबिटर है। तो फुरसामाइड एक आपका डायूरेटिक दवा है, ठीक है, जो मूत्र को मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे चलिए। 17 नंबर है एक रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण क्या है? इनमें रेडियो ओपेक पदार्थ कौन है? बेरियम, प्रोटीन, विटामिन, फैट। तो ये सब तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें रेडियो ओपेक के बारे में पूछ रहा है। बेरियम इज द राइट आंसर, ठीक है। बेरियम देखते होइएगा, किसी को कंट्रास्ट देना हो, ठीक है ना, कंट्रास्ट देना हो, रेडियोलॉजी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मरीज के एक्सरे वगैरह करने से पहले कंट्रास्ट में यह बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो इमेज बनता है क्लियर बनता है, ठीक है। 18 है मॉन्टेक्स परीक्षण निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। एम्पाइमा का, क्षय रोग का, मेनिंजाइटिस का, वूपिंग कफ का, ठीक है। तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है यह टीबी का पता लगाता है, क्षय रोग का, ओके। आगे है 19 नंबर है ऑप्टिक नर्व कपाल की कितने नंबर की नर्व है? यानी ऑप्टिक नर्व कितने नंबर का क्रेनियल नर्व है? सेकेंड है, फोर्थ है, 10th है, 12th है। तो राइट आंसर जो है ऑप्टिक नर्व अपना सेकेंड नंबर का नर्व होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 20 नंबर का है डैश के परीक्षण में स्लेनेल्स चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको आँख, कान, नाक, बक्कल कैविटी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आँख के परीक्षण के लिए स्लेनेल चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके आँख का चेक करवाना हो, जाइएगा डॉक्टर के पास, तो देखिएगा आपसे कुछ दूरी पर एक चार्ट रहेगा, उसमें छोटा से लेकर बड़ा अंक लिखा रहता है, और अगर आप सही से देख पा रहे हैं उसमें कौन सा अंक कितना बड़ा, उससे आपका वही पता चलता है, वही स्लेनेल चार्ट होता है, ठीक है। आगे है 21 नंबर फेफड़ों का संकुचन कोलैप्स ऑफ द लंग क्या कहलाता है? ठीक है, एसाइटिस कहलाता है, एटलेकेटेसिस कहलाता है, एलोपेसिया और एनोरिज्म।
देखिए एलोपेशिया आपका बालों का गिरना होता है, ठीक है, गंजापन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एसाइटिस जो होता है पानी भरने को कहते हैं, ठीक है। और एट्लिकेटेसिस जो होता है इसी को हम लोग ऑप्शन बी को ही कहते हैं फेफड़ों का संकुचन, ठीक है। 22 नंबर है, औषधि जो मूत्र के प्रभाव को कम करती है उसे क्या कहते हैं? डायूरेटिक, डायफोरेंटिक, एंटी डायूरेटिक और डाइजेस्टेंट्स। तो मूत्र के प्रभाव को बढ़ा देगा वह डायूरेटिक्स होगा, जो मूत्र के प्रभाव को कम कर दे वह एंटी डायूरेटिक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का है, बेल्स पाल्सी डैश की खराबी होती है। देखिए बेल्स पाल्सी को हम लोग आमतौर पर कहें तो बेल्स पाल्सी फेस में, चेहरे में पैरालिसिस मारने को कहते हैं, ठीक है। और यह तब होता है जब आपके फेशियल नर्व डैमेज होते हैं, ठीक है। फेशियल में फेस का नर्व अगर डैमेज होता है तो वही बेल्स पाल्सी होता है। तो यह नर्व की खराबी है, फेशियल नर्व की खराबी है। ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल और वैगस ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। 24 है, समान इंट्राओकुलर दाब। अब आपको समान इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी लेवल आपको पता होना चाहिए। ये आईओपी लेवल बढ़ने से ही, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से ही जो है आपके आँख में दबाव बढ़ता है और उससे आपका ऑप्टिक नर्व को क्षति पहुंचता है, जिससे ग्लूकोमा होता है, ठीक है। तो आईओपी लेवल कितना नॉर्मल होनी चाहिए? 8 से 10 mmHg, 10 से 15 mmHg, 10 से 20 mmHg, 20 से 25 mmHg। तो मैं आपको बता दूं ये इंट्राओकुलर जो प्रेशर है, मान गए क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आपसे चेंज कर दे कहीं पे, आगे कॉम्पिटिटिव में जाइएगा, अगर चेंज कर दे, अगर मान गए 12 से 20 दे दे, ठीक है, या 12 से 21 दे दे, इसके देख लीजिएगा कि 10 से 20 के कौन सबसे नियर है, तो वही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें 10 से 20 हम राइट करेंगे। अगर यहाँ पे 11 से 21 रहता फिर भी हम उसको राइट करते, 12 से 21 रहता उसी को राइट करते, 12 से 20 रहता उसको राइट करते। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो इसमें एक रेंज दे दे इतना से इतना, उसमें आपको आपके आंसर के सबसे नियरेस्ट खोजना पड़ता है कि कौन हमारे आंसर का सबसे नियरेस्ट होगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, आँखों की पलकों का गिरा होना क्या कहलाता है? आँखें का पलक झुकी झुकी गिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मायोपिया, पिटोसिस, हाइपरमेट्रोपिया, केराटाइटिस। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा टोसिस जो होता है, ठीक है, टोसिस, ऑप्शन बी, आँखों के पलकों का गिरा होना क्यों कहते हैं, ओके। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक माइग्रेन के लिए औषधि चुनते हैं, कौन सा औषधि चुनते हैं, ठीक है। कार्बा देख लीजिए, कार्बा में जैपिन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, अर्गोटामाइन, कॉनिडीन। तो राइट आंसर इसमें माइग्रेन के इस्तेमाल की जाती जो दवा है वह अर्गोटामाइन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? नाक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसके इन्फ्लामेशन शोथ को क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस कहते हैं, लैरेंजाइटिस कहते हैं, मेंजाइटिस कहते हैं, राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस तो नहीं होगा, साइनोसाइटिस साइनस का इन्फ्लामेशन होता है। लैरेंजाइटिस होगा नहीं, ये तो नाक में होता नहीं है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस भी नाक में नहीं होता है। राइटिस आपका राइट होगा, ठीक है, राइनाइटिस जो है आपका राइट आंसर होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा कहते हैं, एडिसन्स रो कहते हैं, या नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। तो एड्रीनल मेंडुला में जो ट्यूमर होता है उसे हम लोग फियोक्रोमोसोटोमा कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है,
किसी सूक्ष्मजीव से अनावृत होने पर संक्रमित होने का विरोध करने वाली शारीरिक योग्यता को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है किसी सूक्ष्मजीव से अनावृत होने पर, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी में संक्रमण होता है तो उस संक्रमण का विरोध करने वाला जो शरीर का क्षमता है उसे क्या कहते हैं। तो कॉमन सी क्वेश्चन है, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, अस्थमा। तो आपको पता है हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने वाला हो या होता है तो हमारे बॉडी में जो शारीरिक क्षमता पाया जाता है, जो संक्रमणों से लड़ने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी नहीं हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के संक्रमण वगैरह से लड़ने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है हीमोडायलिसिस से उत्पन्न जटिलता क्या है। अब हीमोडायलिसिस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, डायलिसिस का एक प्रकार है। तो हीमोडायलिसिस करने से कौन सा कॉमन जटिलता उत्पन्न होता है। पेरिटोनियम संक्रमण, यूटीआई, रीनल स्टोन, हाइपोटेंशन। तो सबसे जो मोस्ट जो आपका इसका राइट आंसर है, हीमोडायलिसिस से जो होता है, इन चारों में जो राइट आंसर होगा, सबसे कॉमन जटिलता होता है इन्फेक्शन का। ओके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है लंबर पंक्चर के उपरांत मरीज को कौन सा पोजीशन में लिटाया जाता है। मतलब एलपी करने के बाद मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन है, फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सिम्स लेटरल पोजीशन। 4 में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो राइट आंसर लंबर पंक्चर के बाद जो मरीज को लिटाया जाता है वह पोजीशन है ऑप्शन नंबर अपना सी, सुपाइन पोजीशन। ठीक है। आगे चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग को भी मैं यहाँ पे मौका देता हूँ ताकि आप लोग मेरे से पहले आंसर कमेंट करें, आपको इसलिए मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए हमें आंसर देने से पहले। भूख न लगना क्या कहलाता है। किसी को अगर भूख नहीं लगता हो तो मेडिकल टर्म में उसे क्या कहते हैं। हाइपोक्सिया, एनोरेक्सिया, एटेक्सिया, इंसोमेनिया। ठीक है। तो राइट आंसर भूख न लगने को इनमें से हम लोग जो कहते हैं वह एनोरेक्सिया कहते हैं, भूख नहीं लगना का। ठीक है। हाइपोक्सिया होता है आपका ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना। इंसोमनिया होता है नींद में कमी, नींद का न आना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सबका वर्ड समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है नीमोथोरैक्स एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण क्या होता है। नीमोथोरैक्स एक जटिल अवस्था है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, जिसका लक्षण क्या होता है। वाटर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, पस कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। तो आपको पता है कि अगर प्लूरल स्पेस में द्रव भरता है तो प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। अगर प्लूरल स्पेस में हवा भर जाए तो उस स्थिति को हम लोग जो है क्या कहेंगे, न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे चलिए, पांचवा है पैराप्लेजिया का अर्थ क्या होता है। पैराप्लेजिया का अर्थ क्या होता है। पैरालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है ऊपरी अंग। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब निचला अंग। पैरालिसिस ऑफ वन साइडेड ऑफ बॉडी, बॉडी के एक साइडेड में पैरालिसिस। पैरालिसिस ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज मतलब सभी अंगों में लगना पैरालिसिस। तो पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि आपके निचले अंगों में पैरालिसिस, किसी को अगर निचले अंगों में पैरालिसिस है तो उसे हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं और वो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये बातें को समझ लीजिए। आगे है नॉर्मल सलाइन क्या होता है। नॉर्मल सलाइन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, नॉन ऑफ द एबोव। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वह एक प्रकार का कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लूरल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है। प्लूरल कैविटी में पस होने को क्या कहा जाता है। पाइएमा, एम्पाइमा, सेप्टेसेमिया एंड एम्फाइसमा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 7वां का
सातवां का राइट आंसर होगा एम्पाइमा। ठीक है, प्लूरल कैविटी में पस भरने को हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्पाइमा कहेंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। विकार मतलब समस्या, किस समस्या में सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है? तो हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, एक्यूट रीनल फेलुअर, गाल स्टोन। मैं आपको बता दूं, बिलिरुबिन जो होता है यह आपके लीवर LFT का फंक्शन के द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा जो है सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ये बिलिरुबिन का स्तर अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो इस कंडीशन में आपका लीवर फंक्शन गड़बड़ रहता है। जब लीवर का टेस्ट करते हैं तो लीवर में ही बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और वो बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो वह तब होता है जब आपको जॉन्डिस को सूचित करता है, लीवर के कंडीशन गड़बड़ रहता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी। हाइपरटेंशन होता है रक्तचाप का बढ़ा होना। रीनल फेलुअर में यूरिन में आपका प्रोटीन आएगा। ठीक है, यूरिन में आपका वेस्ट पदार्थ जो है ज़्यादा आएगा। गाल स्टोन जो होता है ये वाला, यह आपका पथरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8वां। 9वां क्वेश्चन है, एंटासिड का क्या कार्य है? एंटासिड का कार्य पूछ रहा है। पाचन कार्य में सहायता करना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करना, स्टोमक में एसिडिटी कम करना, उपरोक्त में से सभी। तो 9 का राइट आंसर जो है इनमें से स्टोमक में एसिडिटी अम्लता को कम करना। एंटासिड क्या करता है? जो हम लोग गैस उसको कम करने के लिए दवाई गैस का खाते हैं ना, तो वही एंटासिड जो है यह स्टोमक में एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, आगे है पेप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट क्या है? यानी पेप्टिक अल्सर जो होता है सबसे सामान्य कौन से जगह पर होते हैं? ओसोफेगस, ड्यूडेनम, पाइलोरस, ठीक है, एंड पेरिटोनियम। कहाँ पे होता है पेप्टिक अल्सर? तो आपको पता होना चाहिए पेप्टिक अल्सर सबसे ज़्यादा जो जगह पर होता है वह ग्रहणी ड्यूडेनम में होता है। समझ गए? चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन है, मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द निम्न रोग का लक्षण है। यानी मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो वह कौन से रोग का लक्षण है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है, मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द करना एपेंडिसाइटिस के लक्षण बताता है। समझ गए? 12 नंबर है, इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूट द्वारा दिया जाता है। यानी इंसुलिन इंजेक्शन किस रूट के द्वारा दिया जाता है? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, नॉन ऑफ द एबव। आप लोग को मैं बता दूं, जो इंसुलिन का इंजेक्शन देखते होइएगा दिया जाता है तो वह नाभि के आसपास एरिया में दिया जाता है। ठीक है, नाभि के आसपास, जैसे ये नाभि है तो नाभि के राइट या लेफ्ट साइड में, ठीक है, नाभि के राइट या लेफ्ट साइड में जो है दिया जाता है इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस में। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है उसमें दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए 13 नंबर है, किस स्थिति में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट उपयोग नहीं है? एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि किस स्थिति में हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर भी देंगे तो वह उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा अपन वह होगा पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में आप अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा भी दीजिएगा पेशेंट को, वह कारगर उपयोगी नहीं होगा। तो इसलिए बाकी ल्यूकोमिया में भी हो सकता है, एप्लास्टिक में भी हो सकता है, थैलेसीमिया में भी यह कारगर हो सकता है, बट पर्निशियस में कारगर नहीं होगा। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रमण के प्रति शरीर के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्रमण के विरोध में शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह अपना प्रतिक्रिया दिखाता है
तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन, टीकाकरण, अस्पताल से अर्जित संक्रमण या इन्फ्लामेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? संक्रमण के प्रति आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा है उस प्रतिरक्षा के प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जो होगा अपना वह होगा अपना डी इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। 15 है कोल्ड एप्लीकेशन का द्वितीयक प्रभाव क्या है? कोल्ड एप्लीकेशन का दूसरा प्रभाव कौन सा है? वैसो कंट्रैक्शन, वैसो डिलेशन, नन और नन ऑफ दीज। आपको पता है गर्म चीज़ों को खोलता है, फैलाता है, ठीक है, लेकिन जो ठंडक चीज़ होता है वह चीज़ों को सुकड़ाता है, ठीक है, वह शिथिल करता है। तो कोल्ड एप्लीकेशन करने से हम भैंस जो नली है रक्त की उसमें कंस्ट्रिक्शन करते हैं, संकुचन करते हैं, शिथिलन होता है उससे। लेकिन वैसोडिलेशन किससे होगा? हॉट एप्लीकेशन से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेन बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार टाइफाइड को, मलेरिया को, डेंगू को, घातक बुखार मैलिग्नेंट फीवर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेंगू फीवर होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, ब्रेक बोन। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। संपूर्ण फेफड़े को हटाना क्या कहलाता है? मान गए अगर किसी को फेफड़ा को हटाना हो तो संपूर्ण फेफड़े के हटाने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? देख लीजिए, लोवेक्टोमी, ठीक है, लोवेक्टोमी, गैस्ट्रोटोमी, निमेनेटोमी एंड ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी। तो राइट आंसर न्यूमोनेक्टोमी। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी जो होता है वह फेफड़े के हटाने को कहते हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस का प्रकार जो संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद होता है वह कौन सा हेपेटाइटिस का प्रकार है जो संक्रमित रक्त के चढ़ाने से होता है? कौन सा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस बी जो होता है यह संक्रमित रक्त चढ़ाने से या संक्रमित व्यक्तियों से संबंध बनाने से ये जो चीज़ें हैं होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सम्मिलित नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उन इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में कौन नहीं सम्मिलित होता है? ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम बताना है। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं होता है? इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सम्मिलित, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सम्मिलित कौन नहीं होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम। तो मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम अपना जो होता है यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में शामिल नहीं होता है। ओके, आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, सीरम सोडियम का समान लेवल होता है बॉडी में, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसमें सोडियम का समान लेवल कितना होना चाहिए? कितना होता है? 80 से 120 MEQ पर लीटर, 3.5 to 5 MEQ पर लीटर, 30 to 70 MEQ पर लीटर, 135 to 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, तो बताना है क्या होता है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो 135 टू 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, ए अपना इसका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 20वां क्वेश्चन यहाँ पे